हेलो दोस्तों, आज हम एक कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले ये मैं सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला। आप एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि उसी के ऊपर ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बेस्ड है। एक बार वो आपको समझ में आ गया तो ये भी बहुत जल्दी समझ में आएगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, हर एक फर्म का, हर एक बिजनेसमैन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, या फिर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना। तो कैसे कर सकते हैं? तो उनके पास ऑप्शन क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कॉम्बिनेशन होता है। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ लेबर लगा के आप काम करोगे तो होने वाला है नहीं। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको लगाने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ठीक है। तो लेकिन इनका कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितने लेबर्स होने चाहिए, कितने मशीनरीज होने चाहिए, ताकि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमम रख पाए और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1000 यूनिट्स बनाने हैं, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट आएगी? कम से कम कॉस्ट में मैं 1000 यूनिट्स कैसे बना पाऊँगा? उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे और कितने कितने लगेंगे, ये कॉम्बिनेशन मुझे डिसाइड करना है। और ये कॉम्बिनेशन हम ये कॉन्सेप्ट में डिसाइड करते हैं। उसी को ही कहते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो, वही बात यहाँ पे कही है, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वुड मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ गिवन आउटपुट। तो आपको जो आउटपुट बनाना है 1000 यूनिट्स, उसके लिए मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हमको करना है। वो जो 1000 यूनिट्स हम बनाने वाले हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आनी चाहिए। उसके लिए मुझे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे उसका कॉम्बिनेशन में कैसा रखूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स मुझे बनाने हैं, तो एक मशीन और 20 लेबर्स लगा के भी 1000 यूनिट्स बन सकते हैं। या तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 मशीन लगाओ और 15 लेबर्स लगाओ, उससे भी काम हो जाएगा, 1000 यूनिट्स बन जाएंगे। या तो फिर 3 मशीन लगाओ, 5 लेबर्स लगाओ, 6 लेबर्स लगाओ, उसमें भी आपको 1000 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हो। 1 मशीन प्लस 20 लेबर्स कितना आउटपुट देंगे? 1000 यूनिट्स। 2 मशीन्स, 15 लेबर्स, 1000 यूनिट्स का आउटपुट देंगे। 3 मशीन्स, 6 लेबर्स, वो भी 1000 यूनिट्स आउटपुट देंगे। लेकिन उसके पास एक प्रोड्यूसर के पास इतने सारे ऑप्शंस है, 1 मशीन 20 लेबर्स, 2 मशीन 15 लेबर्स, 3 मशीन 6 लेबर, सारे जो कॉम्बिनेशंस है इसमें सब में आउटपुट कैसा मिलने वाला है? सेम ही मिलने वाला है। अब वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे, पहला वाला, सेकंड वाला कि थर्ड वाला? तो वो वाला ऑप्शन चूज करेगा जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? मिनिमम आएगी। तो हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें 2 कर्व्स आएंगे, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट। दोस्तों, हमने जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा था उसमें भी हमने इंडिफरेंस कर्व्स देखे थे, और उसके बाद में बजट लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखा था हमने उसमें। तो जो बजट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो आइसोकॉस्ट के जैसा है, और जो इंडिफरेंस कर्व वाला कॉन्सेप्ट है वो आइसोकॉन्ट है, उसके जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताई है कि आइसोकॉन्ट जो है ना वो सेम टू सेम है, सिमिलर है, किससे? इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उससे सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो आइसोकॉन्ट का मतलब है वो सारे कॉम्बिनेशन। देखो, हमने इंडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। कॉम्बिनेशन ए, आपको एग्जाम्पल याद होगा तो फूड और क्लोथ का एग्जाम्पल था। कॉम्बिनेशन ए में भी फूड और क्लॉथ थे। 2 गुड्स का हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे। सब सब सारे कॉम्बिनेशंस में 2 गुड्स थे, ए बी सी डी, ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस हमने बनाए थे, ठीक है। और सब में क्या हो रहा था? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कंज्यूमर को। याद है आपको? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। हमने उस पॉइंट पे देखा भी था कि कंज्यूमर के लिए ये प्रिफर करना मुश्किल हो जाएगा कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद है, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसीलिए कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन ए चूज करो, बी चूज करो, सी चूज करो या डी चूज करो, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन तो उतना ही मिलने वाला है हर हर कॉम्बिनेशन में। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट, कॉन्ट का मतलब क्वांटिटी। तो क्वांटिटी किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? आउटपुट की। यहाँ पे जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताए, कॉम्बिनेशन पहला वाला है 1 मशीन प्लस 20 लेबर्स, कॉम्बिनेशन 2 है 2 मशीन्स
प्लस 15 लेबर्स, कॉम्बिनेशन सी है 3 मशीन्स प्लस 6 लेबर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस है, इन सब कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम आउटपुट आपको मिलेगा, सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपको मिलने वाला है। इसीलिए ये जो कर्व ड्रॉ होगा, ये जो कर्व ड्रॉ होगा, कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उससे आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला है। वो ऐसे कॉम्बिनेशंस है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जिसमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइसोकॉन्ट। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है, एंड आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। देखो ये इनपुट के कॉम्बिनेशन से अलग अलग, विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये कर्व पे, आइसोकॉन्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, डॉट्स आएंगे, वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग अलग डॉट क्या है, कॉम्बिनेशंस है। किसके कॉम्बिनेशंस है, इनपुट के या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस है, और हर एक कॉम्बिनेशन हमको सेम लेवल ऑफ आउटपुट देने वाला है। ठीक है, और बहुत बार एमसीक्यू में आता है कि आइसोकॉन्ट का दूसरा नाम है इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, या फिर इसको ही कहते हैं प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस म्हणजे कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करो, यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सेम लेवल ऑफ आउटपुट आपको मिलने वाला है, या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, तो ये तो हमने उसके बारे में पढ़ा। अब आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, उसका टेबल जो मॉड्यूल में दिया गया है। देखो आपको टेबल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा ही टेबल हमने कुछ इस पर भी देखा था इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ए में देखो क्या है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, वहाँ पे 2 गुड्स है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई। जैसे कि फैक्टर एक्स को आप मान लो कि वो मशीन है, और फैक्टर वाई क्या है, लेबर है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए में क्या हो रहा है, मशीन 1 है, लेबर 12 है। कॉम्बिनेशन बी में क्या है, 2 मशीन है, 8 लेबर है। कॉम्बिनेशन सी में क्या है, 3 मशीन है, 5 लेबर है। कॉम्बिनेशन डी में क्या है, 4 मशीन है, 3 लेबर है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और ये सारे कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करने हैं, तो सब कॉम्बिनेशंस में हमको 1000 यूनिट्स का आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, अब एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेसमैन, मेरे सामने ऑप्शंस ये है, इतने सारे कॉम्बिनेशन है। मैं चाहूँ तो 1 मशीन और 12 लेबर लगा के काम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 मशीन लगा के 8 लेबर को लगा के काम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 3 मशीन्स और 5 लेबर लगा के काम कर सकता हूँ। अब मेरे सामने समस्या है मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करूँ। तो ऑब्वियस बात है, एज अ बिजनेसमैन मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मुझे जो आउटपुट बनाना है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मैं वो वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करूँगा जिसमें मेरी कॉस्ट कम आएगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस है ए बी सी डी ई, सिर्फ आप एक ये कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो इसमें मैं इनडिफरेंट हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं ए चूज़ करूँ कि बी चूज़ करूँ कि सी चूज़ करूँ कि डी चूज़ करूँ कि ई। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, ये सब में प्रोडक्शन कितना मिलने वाला है, आउटपुट कितना मिलने वाला है, 1000 यूनिट्स। लेकिन मैं कौन सा चूज़ करूँगा, जो मुझे मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन, जो मुझे मिनिमम कॉस्ट में सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा, वो मैं चूज़ करने वाला हूँ। जैसे वहाँ पे बजट लाइन थी, बजट लाइन क्या बता रही थी, एक कंज्यूमर को 10,000 रुपीज़ थे, मैंने वहाँ पे एग्जांपल में 10,000 आपको बताया था, उसके पास 10,000 रुपीज़ है, उसको 10,000 स्पेंड करने हैं। तो ऑब्वियस बात है वो कहाँ पे लगाएगा, कौन से कॉम्बिनेशन में लगाएगा, तो जो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। यहाँ पे हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे लोएस्ट करना है, मुझे लोएस्ट कॉस्ट चाहिए। तो आपने उसके लिए बजट लाइन इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे हम उसकी जगह पे आइसो कॉस्ट कर्व को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे पता चलेगा कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें मेरी कॉस्ट क्या है, एकदम मिनिमम आएगी। तो देखो ये सारे कॉम्बिनेशंस है। ये जो आई क्यू आपको दिख रहा है, आई क्यू क्या है, ये आइसोकॉन्ट कर्व है ना। और ये जो डॉटेड वाली लाइंस आपको दिख रही है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, फैक्टर वाई के 12 यूनिट्स है और फैक्टर एक्स का 1 यूनिट। जैसे कि एक मशीन लगाया और 12 लेबर लगाए तो कितना आउटपुट मिलेगा, 1000 यूनिट्स का मिलेगा। सेकंड क्या कॉम्बिनेशन है, हमने दो मशीन्स लगाई और 8 लेबर लगाए तो भी प्रोडक्शन कितना होगा, 1000 यूनिट्स का ही होगा। तो ये जो आई क्यू आप कर्व देख रहे हो, आई क्यू कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देने वाले हैं। ये सेम टू सेम हम इंडिफरेंस कर्व के जैसे बात कर रहे हैं। हमने वहाँ पे भी आईसी कर्व देखा था। आईसी कर्व में क्या था, ये जो डॉट्स थे
आईसी कर्व पे जितने भी डॉट्स आ रहे हैं वो सारे क्या है, वो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। यहाँ पे हमने कर्व का नाम बदल दिया, आइसो क्वांट कर दिया, और यहाँ पे जितने भी डॉट्स आएंगे वो कर्व के ऊपर, वो हमको क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट देने वाले हैं, प्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने, आपको याद होगा तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने उसकी पढ़ी थी आइसो इनडिफरेंस कर्व की, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। सेम टू सेम उसके जैसी ही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। हमने, आपको याद होगा तो कैसी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हमने देखा था कि वो नेगेटिवली स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि आईसी कर्व कैसा है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्यों कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन देखा था। यहाँ पे भी वही है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, आपको याद होगा तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। वहाँ पे हमने टेबल में देखा था कि जैसे कि आपने फैक्टर x को 1 से बढ़ाया तो फैक्टर y को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कितने से सेक्रीफाइस किया आपने, कितने लेबर आपने कम कर दिए, 4। वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकल जो है अपना टेक्नोलॉजी जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मशीन आपने बढ़ाया तो 4 लेबर कम हो गए, एक और मशीन बढ़ाया तो 3 लेबर और कम हो गए। तो ये क्या होगा, डिमिनिशिंग होते जाएगा। जैसे जैसे आप मशीन बढ़ाते जाओगे तो पहली बार जो आपने लेबर कम किए वो 4 कम किए, दूसरी बार आपने कितने लेबर कम किए, 3। ये जो फिगर्स है ये कम कम होते जाएगी क्योंकि ये निगेटिवली स्लोप है। ठीक है, उसके बाद हमने और चीज़ क्या देखी थी, और क्या देखा था हमने, कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, हमने वो भी देखा था कि दो आईसी को आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग आईसी का अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताते हैं। यहाँ पे भी दो आइसोकॉन कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों आइसोकॉन कर्व जो रहेंगे उसमें लेवल ऑफ आउटपुट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। मान लो मैंने दो आई क्यू कर्व ड्रॉ किए, IQ1 और IQ2, वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि IQ1 पे जो भी डॉट्स आएंगे वो अलग लेवल ऑफ आउटपुट देंगे मुझे, मान लो 1000 यूनिट्स, और IQ2 पे जो डॉट्स आएंगे वो मुझे अलग लेवल ऑफ आउटपुट देंगे, मान लो 1200 यूनिट्स। आपस में वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाले। ये प्रॉपर्टीज़ तो हमने उधर भी देखी थी। उसके बाद और क्या देखा था हमने वहाँ पे, हमने वो भी देखा था जो हाइयर लेवल का आईसी कर्व रहेगा वो हाइयर लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा कंज्यूमर को। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जो हाइयर लेवल का आइसोकॉन्ट कर्व रहेगा वो हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा, और जो लेफ्ट में रहेगा वो लोअर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे बजट लाइन को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे हम आइसो कॉस्ट या फिर इक्वल कॉस्ट लाइन कहते हैं उसको, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऑल्सो नोन एज बजट लाइन और द बजट कंस्टेंट लाइन। तो यहाँ पे भी वही है कि अब मेरी कॉस्ट क्या है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, ये जो जितने भी कॉम्बिनेशंस हमने ऊपर देखे, एक मशीन लगा के मैं एक मशीन और 12 लेबर लगा के मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या फिर दो मशीन लगा के मैं दो मशीन और 8 लेबर लगा के मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। अब सिर्फ मैं कॉम्बिनेशंस को देखूँ तो मैं इनडिफरेंट हूँ, लेकिन मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करूँगा जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। तो यहाँ पे भी वही है, मेरा बजट है, जैसे कि हम पहले ही टारगेट सेट करते हैं। मान लो 1000 यूनिट्स मुझे बनाने हैं, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मैंने पहले से बजट सेट करके रखा है कि मुझे कितने में बनाने हैं, 10,000 रुपीज़ मेरा खर्चा आना चाहिए। ये मेरा बजट है, ये मेरा टारगेट है। तो मैं बजट लाइन मेरी बना दूंगा। बजट लाइन पे क्या होगा, जो भी डॉट्स आएंगे बजट लाइन पे वो क्या बताएंगे, मेरा खर्चा जो है 10,000 यूनिट्स होने वाला है, 10,000 रुपीज़ का होने वाला है। ठीक है, तो ये बजट लाइन और आइसोकॉन्ट कर्व अगर मैं दोनों ग्राफ एक में मर्ज कर दूं, दोनों ग्राफ एक में मर्ज कर दूं, तो जहां जहां ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे मुझे वो सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो डायग्राम में दिया हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन AB जो बजट लाइन है
ये मेरा बजट टारगेट फिक्स है। मेरा खर्चा कितना आना चाहिए, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो मेरा खर्चा कितना आना चाहिए, 10,000 रुपीज़ का। सी और डी ये दूसरी बजट लाइन है, मान लो 15,000 रुपये खर्चा आएगा। ई और एफ जो है ये तीसरी बजट लाइन है, मान लो 20,000 खर्चा आएगा। तो एज अ बिजनेसमैन तो मैं सोचूंगा खर्चा कम आना चाहिए, मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए, मैं वो वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करूँ। तो दोनों ग्राफ को अगर मैं आपस में मर्ज कर दूँ तो कुछ ऐसी डायग्राम आ जाएगी। तो आप ये जो देख रहे हो L1, M1, N1, Q1, ये क्या है, ये अलग अलग बजट लाइन है। मान लो L1 पे मेरा खर्चा कितना आएगा, 10,000 रुपीज़ का आएगा। M1 पे कितना आएगा, 15,000 आएगा। N1 पे खर्चा कितना आएगा, 20,000 आएगा। Q1 पे खर्चा कितना आएगा, 25,000 आएगा। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस है और सब में मुझे आउटपुट कितना मिलने वाला है, 1000 मिलने वाला है यूनिट्स का। ठीक है, तो आपको जो ये कर्व दिख रहा है, आइसोकॉन्ड कर्व जो दिख रहा है जिसपे ABCDE पॉइंट्स है, ये क्या बताते हैं, ये आइसोकॉन्ड कर्व पे जो भी पॉइंट्स आएंगे ये सब क्या बताएंगे, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। अब आप मुझे बात बताओ, ये आउटपुट वाली लाइन है ABCDE, आउटपुट वाला कर्व है ये ABCDE, और ये जो L1, M1, N1, Q1, ये कॉस्ट वाली कर्व है। तो कॉस्ट वाली कर्व जहाँ पे आउटपुट वाले कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वो सब क्या है मेरे, वो मुझे बताएगा कि उतने यूनिट्स बनाने के लिए मेरा कॉस्ट कितना आएगा। जैसे कि पॉइंट ए के बारे में बात करता हूँ मैं, पॉइंट ए में मुझे आउटपुट कितना मिलने वाला है। जैसे कि वो पॉइंट ए कहाँ लोकेट हो रहा है, वो आइसोकॉन्ड कर्व पे लोकेट हो रहा है। तो आइसोकॉन्ड कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें आउटपुट तो मुझे सेम मिलने वाला है। ठीक है, मान लो 1000 यूनिट्स का आउटपुट मुझे मिलने वाला है ए कॉम्बिनेशन में, लेकिन वो कौन से बजट लाइन को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो Q1 को टच कर रहा है। और Q1 क्या बताएगा, ये तो मेरी हाईएस्ट कॉस्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है ये वाले कॉम्बिनेशन में, ए कॉम्बिनेशन में मुझे कॉस्ट ज़्यादा आने वाली है लेकिन आउटपुट मुझे 1000 यूनिट्स का ही मिलने वाला है, तो मैं वो क्यों चूज़ करूँ। अब बात करता हूँ मैं पॉइंट नंबर ई की, कॉम्बिनेशन ई की। कॉम्बिनेशन ई में क्या होगा, उसमें भी वही होने वाला है। पॉइंट ई जो है वो आइसोकॉन्ड कर्व पे लोकेट हो रहा है, तो उसमें भी मुझे 1000 यूनिट्स का ही आउटपुट मिलेगा। और वो बजट लाइन कौन सी बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, Q1, ये तो हाईएस्ट बजट वाली लाइन है मेरी, इसमें भी खर्चा मेरा ज़्यादा होगा। ए और ई में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों में सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला है, दोनों में कॉस्ट भी सेम आने वाली है क्योंकि दोनों सेम बजट लाइन और सेम आइसोकॉन्ड कर्व पे लोकेट हो रहे हैं। तो मैं एज अ प्रोड्यूसर मैं ये कॉम्बिनेशन दोनों रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं चूज़ करूंगा। अब बात करता हूं मैं पॉइंट बी और डी की। पॉइंट बी और डी भी वही आइसोकॉन्ड कर्व पे है जिस पे ए और ई है। इसका मतलब पॉइंट बी और डी में भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, मीन्स 1000 यूनिट्स ही मुझे प्रोड्यूस होके मिलने वाले हैं। लेकिन वो कौन सी बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो N1 को लोकेट कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। N1 तो Q से थोड़ा सा कम खर्चे में तैयार हो जाएगा। तो भाई कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन डी में क्या होने वाला है, आउटपुट मुझे 1000 यूनिट्स ही मिलने वाला है लेकिन उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, उसकी कॉस्ट कॉम्बिनेशन ए और ई से कम रहने वाली है। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं ए और ई तो सेलेक्ट करूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं तो मैं बी या डी में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ पॉइंट सी की। पॉइंट सी में क्या हो रहा है, पॉइंट सी कहाँ पे आ रहा है, वो भी सेम आइसोकॉन्ड कर्व पे आ रहा है जहाँ पे ए बी डी और ई आ रहे थे, तो सी भी उसी आइसोकॉन्ड कर्व पे आ रहा है। इसका मतलब उस कॉम्बिनेशन में भी मुझे सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, 1000 यूनिट्स ही मुझे प्रोड्यूस होके मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो सी पॉइंट है आइसोकॉन्ड कर्व, ये कहाँ टच हो रही है, कौन सी बजट लाइन को टच हो रही है, ये M1 को टच हो रही है। और M1 में ये तो खर्चा कम होने वाला है, ये वो वाली बजट लाइन है जिसमें खर्चा कम होने वाला है। तो ऑब्वियस बात है मुझे आउटपुट उतना ही मिलने वाला है लेकिन इसमें मेरा कॉस्ट कम लगेगा। तो मैं तो कॉम्बिनेशन सी सिलेक्ट करूंगा। तो मेरे इस डायग्राम में, इस ग्राफ में कॉम्बिनेशन ए, ई, बी और डी, ये चार कॉम्बिनेशन मैं रिजेक्ट करूंगा, मैं कॉम्बिनेशन सी चूज करूंगा। मैं कॉम्बिनेशन सी मीन्स, अब मैं इस पे आता हूँ, जो अपना टेबल था कॉम्बिनेशन सी में क्या था, फैक्टर एक्स के कितने यूनिट्स है 3 और फैक्टर वाई कितने हैं 5, मीन्स मैं 3 मशीन्स और 5 लेबर को लगाऊंगा।
क्योंकि 3 मशीन और 5 लेबर को लगाने से क्या होगा, आउटपुट मुझे उतना ही मिलने वाला है। ये सारे कॉम्बिनेशंस में आउटपुट सेम था, तो आउटपुट मुझे 1000 यूनिट्स का ही मिलने वाला है। लेकिन कॉम्बिनेशन सी में क्या होगा, मेरी कॉस्ट कम आएगी। आप समझ रहे हो, मेरी कॉस्ट क्या होगा, कम आएगा। आउटपुट मुझे उतना ही मिलने वाला है, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो सी पॉइंट पे मेरा खर्चा कम होगा, आउटपुट मुझे सेम मिलेगा। जितना आउटपुट मुझे ए बी डी और ई में मिल रहा था, उतना ही मुझे आउटपुट सी में भी मिलने वाला है, क्योंकि पांचों पॉइंट एक ही आइसोकॉन कर्व पे है, लेकिन ये अलग अलग बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो लीस्ट बजट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो कॉम्बिनेशन मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं वो वाला चूज करने वाला हूँ। ठीक है, पॉइंट सी मैं चूज करूंगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो एज अ बिजनेसमैन सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं देखना होता है, प्रोडक्शन के साथ में कॉस्ट को भी देखना होता है। कॉस्ट कौन सा वो सिलेक्ट करेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन वो सिलेक्ट करेगा जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगने वाली है। तो ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है इनडिफरेंस कर्व के जैसा। लेकिन इनडिफरेंस कर्व में हम क्या करते थे, वहां पे हम हाईएस्ट वाला पॉइंट लेते थे, क्योंकि वहां पे सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट तो हम लोएस्ट वाली सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे लोएस्ट वाला पॉइंट सिलेक्ट होगा। क्लियर, समझ रहे हो? हाँ। तो एक कंक्लूजन, एक प्रॉपर्टी और निकलती है कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जहां पे आइसोकॉन्ड कर्व बजट लाइन उसको कट करके जाएगी। बजट लाइन आइसोकॉन्ड कर्व को कट करके जाएगी, कहां से, एज अ टेंजेंट होके जाएगी वो। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट होगा वो वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारे लिए, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला हमारा वो ऑप्शन होगा, जिसमें हमको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला है। और हम एज अ प्रोड्यूसर, एज अ रैशनल प्रोड्यूसर, हम वही पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हमने वही देखा था, यहाँ पे भी हमने वही कॉन्सेप्ट देखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले आप वो वाला वीडियो देखिए, फिर आप ये वाला वीडियो देखिए। हालांकि मैंने कोशिश की है कि इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं और एक वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूँ और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे वही है, आपको बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आइसो कॉस्ट लाइन जो है ये टेंजेंट होनी चाहिए आइसोकॉन्ड कर्व पे, वो हमारा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। क्लियर? ध्यान रखिए। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट करूँगा। कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कर्व्स जो है मुझे मार्केट वाले चैप्टर में काम में आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।